रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का एक कोट आपने कहा था कि उन्होंने आपसे कहा कि जो आपको उचित लगे। एक, उन्होंने आपको खुली छूट दे दी। दूसरा, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना। मैं ये नहीं कहूँगा कि खुली छूट, ये दर्शाता है कि सरकार को जो है अपनी आर्मी के ऊपर, अपने फौज के ऊपर पूरा भरोसा है। सर, इसी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का एक कोट आपने कहा था कि उन्होंने आपसे कहा कि जो आपको उचित लगे। अब इसको लेकर दो थ्योरीज निकल कर आ रही। एक, उन्होंने आपको खुली छूट दे दी क्योंकि आप उस पद पर हैं, ऑन द स्पॉट आप बेहतर समझते हैं। दूसरा, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना कि भाई लड़े तो जीते नाम सरदार का, हारे तो बिल नरवणे साहब फोड़ देंगे। ऐसे बिल्कुल आपका आकलन क्या था इस पे, क्योंकि ये बहुत टॉकिंग पॉइंट बना है सर। ये ऐसे बिल्कुल नहीं है। वो तो यही है कि खुली, मैं ये नहीं कहूँगा कि खुली छूट, वो ये दर्शाता है कि सरकार को जो है अपनी आर्मी के ऊपर, अपने फौज के ऊपर और उनके जो ओहदेदार हैं, चाहे चीफ हो, आर्मी कमांडर हो, उनके ऊपर पूरा भरोसा है। इसलिए वो कह रहे हैं कि आपको मालूम है ग्राउंड पर क्या स्थिति है, आपको मालूम है उस स्थिति को निपटने के लिए एग्जैक्टली क्या क्या करना चाहिए। माइक्रो मैनेज तो नहीं कर सकते ना उस लेवल पे बैठ के। मैंने भी जब अपने जवानों को बोला कि क्या कार्रवाई करें, माइक्रो मैनेज तो नहीं किया कि अब इस टुकड़ी को यहाँ से ले, उस टुकड़ी को वहाँ। मैंने तो एक ओवरऑल ऑर्डर दिया है। उस ओवरऑल ऑर्डर के अंदर जो भी कार्रवाई करनी है वो अपने करनी इसको है। कोट ऐसे किया गया कि उन्होंने पल्ला झाड़ लिया सरकार तो ने। इसलिए वो कहते हैं कि यू शुड ऑलवेज टेल व्हाट इज टू बी डन, नॉट हाउ इट इज टू बी डन। तो वो हाउ मेरे हाथ में, वो खुली छूट ही है एक किस्म से। लेकिन खुली छूट का मतलब ये नहीं कि आप जाके बम फोड़ाओ। हाँ, एक बम फोड़ाओ या रैम्बो बन जाओ। तो इसका मतलब है खुली छूट में भी उनमें इतना भरोसा था कि जो भी कार्रवाई की जाएगी वो सोच समझ के ही की जाएगी। सबसे ज्यादा कौन सा टफ टाइम था आपके पूरे कार्यकाल में जो आपको लगा कि ये बहुत प्रेशर पॉइंट था, मतलब जिसने आपको एक्चुअली, आज आप कहते हैं ना कि बीपी नहीं बढ़ा है आपका, भी काम डाउन है, वैसे आप इजी इंसान है, लेकिन जहां आपका बीपी बढ़ गया हो कि बहुत प्रेशर लिया आपने, वो गलवान या कुछ और? नहीं, मेरे ख्याल से प्रेशर तो वो सीओ का जो टेन्योर होता है वो सबसे एंजॉयबल भी होता है, लेकिन सबसे प्रेशर उसी में होता है क्योंकि जो कमान अधिकारी होता है सीओ, वो आखिरी बार है जबकि एक्चुअली आप जवानों को कमांड कर रहे हो, ट्रूप्स को कमांड कर रहे हो। उसके बाद ब्रिगेड कमांडर वगैरह, फिर स्टाफ ज़्यादा हो जाता है। और उस वक्त जो है वो जो जिम्मेदारी है आपके जवानों की, वो पर्सनली आपकी जिम्मेदारी है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी हादसा हो, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो लड़ाई में कैजुअल्टी हो, वो एक बहुत पर्सनल लगता है एज अ कमांडिंग ऑफिसर। तो वो मेरे ख्याल से कहीं पर ब्रेकडाउन हुआ आपका किसी घटना के बाद? जैसे आपने कहा ना कि मॉरल करेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता आप बहुत सारे जवान भेज रहे हैं, उनमें शायद कुछ लौटेंगे नहीं। तो नहीं, ब्रेकडाउन तो नहीं, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग हमें मजबूत बनाती है। हमारी बट फिर भी यार, यू आर आल्सो ह्यूमन बीइंग। ट्रेनिंग भी जानबूझकर हमें ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डालती है। और उसका फ़ायदा ये है कि जब हम ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो हम कहते हैं यार ट्रेनिंग में इससे भी बड़ा मैंने देख रखा है, इससे बड़े चीज़ें देखी है मैंने ट्रेनिंग में। तो एक किस्म से आपको प्रिपेयर करती है कि आगे वाले कई बार चीज़ें, ऑपरेशंस जैसे आप चाहते हो वैसे नहीं होते। बट फिर भी कोई आपका दोस्त, कोई साथी जिसके साथ आपने कभी काम किया हो जो आज इस दुनिया में नहीं हो, क्योंकि आपका दशकों पुराना एक्सपीरियंस है, जिसको आप मिस करते हो, वो तो, या कोई घटना में जिसमें आपने अपना कोई साथी खोया हो, जो घटना आज भी आपको बेचैन करती हो? वो तो मिस तो ज़रूर करते हैं। एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ। और एक अगेन यूनिट कमांड में कैप्टन बहुगुना एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया, उन्हीं के कहने पे लॉन्च किया। और मैं चाहता था कि वो एक बड़ा एक कैट ए टेररिस्ट, मुस्तफ़ा खान नाम था उसका, उसके हम 6-8 महीने पीछे उसके पड़े थे। और मैं चाह रहा था कि एक किसी दिन उस ऑपरेशन को लॉन्च करूं, लेकिन कैप्टन बहुगुना ने आकर मुझे कहा कि सर प्लीज़ मेरी बात मानो, आज मत करो ये ऑपरेशन। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 2-3 दिन के बाद ऑपरेशन को करोगे मेरे कहने पर, तो ज़रूर हमें कामयाबी मिलेगी। तो मैंने उनकी बात मानी, हालांकि वो मेरे से काफ़ी जूनियर थे। और वाकई ऐसे ही हुआ। जिस दिन हमने वो ऑपरेशन लॉन्च किया तो वो
उस घेरे में आ गया। मुस्तफ़ा खान के साथ जो कैटे टेररिस्ट था, हमने 2 और आतंकवादियों को मारा और पूरे उस ऑपरेशन में एक ही कैजुअल्टी हुआ और वो कैप्टन बहुगुणा थे। एक स्प्लिंटर कहीं से आके उनके गले में गया, स्पाइन को टच किया और वो वेस्ट से नीचे पैरालाइज हो गए। लेकिन जब एवैक्यूएट कर रहे थे उनको, वो मुझे कह रहे कि सर आप फिक्र मत करो, आप मुस्तफ़ा खान को ये करो, मैं जी जाऊंगा। एवैक्यूएट होते वक्त भी ये कहना था। लेकिन आज अभी भी वो सर्विस में है। तकरीबन 1.5 साल हॉस्पिटल में रहे, अभी भी व्हीलचेयर पर जाते हैं, व्हीलचेयर, और उन्होंने अपनी गाड़ी मॉडिफाई की है, अपनी गाड़ी चलाते हैं। पूना में अभी इस वक्त खड़की पूना में उनका पोस्टिंग है। ने शादी की, उनकी एक लड़की है जो 1 साल पहले उसका 10th क्लास हुआ है। तो ऐसे भी किस्से हैं फ़ौज में, और ये हमेशा मैं कोट करता हूँ कि एक तो अपने जूनियर का भी सुनना चाहिए, क्योंकि कभी कभी उनको ज़्यादा जानकारी होती है। आप सीनियर हो इसका मतलब ये नहीं कि आप ही को सारी दुनिया का भर का पता है। उनकी बात मानी, इसलिए हमें वो कामयाबी हुई। लेकिन उसमें वो कैजुअल्टी होने के बावजूद उन्होंने अभी तक, और हमने भी, फ़ौज ने भी उनको ऐसे नहीं जाने दिया। हालांकि इतने सीरियस इंजरी के बाद कई बार लोगों को हम मेडिकली भी बोर्ड आउट करते हैं, लेकिन नहीं, हमने उनको रखा। और ये बात मैं 2003 की कर रहा हूँ, अभी 2026, मतलब 23 साल पहले की बात है, और वो अभी भी सर्विस में है। सर, इंडियन आर्मी दुनिया में कहाँ स्टैंड करती है आज के ज़माने में? नो, तो एज आर्मी चीफ तो या फॉर्मर आर्मी चीफ है, तो मैं यही कहूँगा वी आर नंबर 1, इसमें शक ही नहीं है जहाँ पर। और लेकिन हमारे पास सारे वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स हैं, नंबर 1। लेकिन हम अगर नंबर 1 है, मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूँगा, हम नंबर 1 है क्योंकि हमारे जवानों का जज्बा ही कुछ अलग है, जो कि मैं नहीं समझा सकता। मैं इसी पे कोट करता हूँ, क्योंकि मैंने करगिल बाद में जाकर बहुत कहानियां पढ़ी, बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए, मैं खुद ग्राउंड जीरो पर गया। मुझे बताया करगिल के वक्त हमारे पास जूते सही नहीं थे, हमारे पास लोहे वाली बुलेट प्रूफ आती थी जो बहुत भारी होती थी, पहन नहीं पाते थे। इक्विपमेंट्स हमारे पास नहीं थे, जो शायद बड़ी शहादत की वजह बने उस दौर में। करेज सभी कहते हैं जो वहां पर थे कि इट वॉज ऑल करेज। हम जानते थे कि हमारा देश का एक हिस्सा कट जाएगा, वो सड़क चली जाएगी, इसलिए हमारे जवानों ने कुछ नहीं देखा और असंभव जीत को संभव करके अपने हौसले जिता दिया। लेकिन ये कहना कि इक्विपमेंट वगैरह नहीं था, वो एकदम 100% सही नहीं होगा, क्योंकि मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन एक लगातार एक प्रोसेस होता है। तो आप हमेशा लड़ाई लगते हो कि उस वक्त आपके पास जो है, आप लड़ाई नहीं लड़ सकते कि काश मेरे पास ये चीज़ होती। तो आज अगर मेरे पास ये गन है तो मैंने उसी गन के साथ लड़ाई लड़नी है। तो पहले जब हम जाते थे तब तो बुलेट प्रूफ जैकेट ही नहीं होते थे। जब बुलेट प्रूफ जैकेट आने लगे तो वो स्टील के आने लगे, तो वो स्टील के साथ ही हम जाएंगे, या बिल्कुल ही मत पहनो। जब जवान करते भी थे कि सर आगे वाला पहनते थे, पीछे वाला छोड़ जाते थे कि इतना भारी कौन पहने। मैंने भी पहना है, जब मैंने पहले बार वो बुलेट प्रूफ पटका पहना तो 3 दिन तक मेरी गर्दन जो है ना ऐसे के ऐसे अकड़ी रही इतना भारी था वो। लेकिन अभी सेरेमिक वाले आ गए हैं, तो इम्प्रूवमेंट तो होता रहता है। नहीं, मेरा जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि ग्लोबली जो बड़ी देश जैसे चाइना हो गया, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, तो इनके कॉन्टेक्स्ट में तो हमारा इक्विपमेंट जो है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज द लेटेस्ट दैट वी कैन हैव। ओके, बट जब तक कोई इक्विपमेंट आता है उसके बाद और भी लेटेस्ट मार्केट में आ जाता है, तो उसको इंडक्ट करने में फिर 4-5 साल हो जाते हैं। तो हम हमेशा एक तरह से कह सकते हो कि आप हमेशा उस कर्व के पीछे ही हैं। एक इक्विपमेंट, मान लो मुझे मालूम है कि ये नई राइफ़ल मुझे चाहिए, जब तक वो नई राइफ़ल के सारे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होगा 2-3 साल, और नई राइफ़ल आएगी फ़ौज में, तब तक उससे भी बेहतर राइफ़ल किसी ने बनाई होगी। यानी आप कह रहे हैं कि हम इक्विप्ड हैं? हाँ, इक्विप्ड है, जरूर। एक मेरा बड़ा पर्सनल मेरे मन में क्वेश्चन आता सर, क्योंकि मैं फ़ौज की कहानियाँ बहुत पढ़ता रहता हूँ। सैम मानेकशॉ साहब ने 1971 में जब एक पावरफुल गवर्नमेंट इंदिरा गांधी जी की थी, तो एक मसले पर उनको रियलिटी चेक दिया कि नहीं, मैं ये सोचता हूँ आपका फैसला जो है
हमें टाइम चाहिए, उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया। नेहरू जी के ज़माने में जनरल थिम्मैया साहब ने रक्षा मंत्री से मतभेदों के दौरान अपना इस्तीफा दे दिया था। आपके मसले पर यह सवाल बहुत बार आने लगा कि अब जब करंट गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है और कई बार यह आरोप लगता है कि अपनी चॉइसेस से लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्या आज फौज में अगर किसी विषय पर लगता है कि नो कहना है तो वो नो जाता है या यस सर वाला फॉर्मूला बढ़ गया है, वो करे जो जनरल सैम मानेकशॉ साहब का हम जिक्र कर रहे थे या जनरल मिथ्या साहब का? तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि एक वो 3 जो स्टेप होते हैं, डिस्कशन, डिसीजन और डिलीवरी, तो ये डिस्कशन फेज़ में उन्होंने ये बात कही होगी कि नहीं हमें टाइम दो, Okay. और उनकी बात मान ली, ठीक है ना। हो सकता था कि वो कहते कि नहीं हमें जल्दी जल्दी करना है और फिर नतीजा कुछ और हो सकता था। तो अभी हाइंडसाइट में कहना कि कौन सा सही था कौन सा गलत था वो मुश्किल बात है। ओके। लेकिन एक और बात है इसमें कि इस्तीफ़ा देना बहुत आसान चीज़ है, लेकिन सिस्टम में रह के उसको और अच्छा करना वो मुश्किल बात है। ऐसी कोई सिचुएशन आई जहां पर आपको लगा कि तो इसे शुड आई रिजाइन? तो इसीलिए जो है जब डिलिब्रेशंस चलते हैं, खास करके जब अग्निपथ स्कीम पे डिलिब्रेशन चल रहे थे, तो हमने तीनों सर्विसेज में, ना सिर्फ आर्मी ने, तीनों सर्विसेज ने काफ़ी पॉइंट दिए और उनमें से कई पॉइंट में की वजह से वो मतलब अमल भी किया उसमें।